अहमियत का हामिल है। एक तो ये ओपन स्कूल का निज़ाम और दूसरा मिल्लत फ़ंड का, ये दोनों काम हमारे यहाँ के लिए बिल्कुल नया होगा और हम इसको ज़मीनी सतह पर करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा किशनगंज के तमाम ही खुद्दाम इस सिलसिले में बहुत ही संजीदा हैं और इस सिलसिले में पेशरफ्त हो चुकी है और उसको आप हजरात भी चाहते हैं हमें कि आप हजरात भी इसको ज़मीन पर उतारें। और इंशाअल्लाह अभी हज़रत सदर मोहतरम साहब जमीयत ओपन स्कूल का यहीं पर इफ्तिताह भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए संजीदगी के साथ थोड़ी देर सुने, मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँ। कोऑर्डिनेटर के लिए जिन हजरात ने दरख्वास्त दी थी, अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो इधर आकर हमसे बात कर लें। बहुत देर से बैठे हैं, पेट का भी तो हक़ है भाई। मौलाना खालिद साहब, पेट का भी हक़ है, पेट का भी हक़ है पेट इंतजार है और जिस्म का भी हक़ है। दोनों सबके हुकूक हैं अलग अलग। तो अब लगातार अगर बैठाएंगे तो बैटरी तो डाउन हो गई, काम कैसे होगा। इसी वजह से अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके यहाँ अब काम करने वालों को दोपहर में खाना खिला के सुलाया जाता है कि भाई ये बैटरी डाउन हो गई है, 1 घंटा आराम करेंगे तो उसका डबल काम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत खाने के बाद दोपहर को कैलूले के बारे में फरमाया था, अब दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग करने लगे हैं कि भाई हमने तज्ज़िया किया तो ये फ़ायदा हुआ, ना करने में ये नुकसान हुआ। वो हज्जाज इब्न यूसुफ ने पूछा था ना अपने तबीब से कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो उनके तबीब ने कहा कि दोपहर में खाने के बाद लेटना ज़रूर, चाहे कांटे पर लेटना पड़े, लेटना ज़रूर दोपहर को खाना खा के, और रात को खाना खा के चलना ज़रूर, चाहे कांटे पे चलना पड़े। तो पेट का भी हक़ है, जिस्म का भी हक़ है और लगातार प्रोग्राम भी चल रहा है, तो सारे हुकूक़ हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अगर हम अभी पढ़ेंगे, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग, नफ़रत के ख़िलाफ़ जंग, 2 उन्वान हैं, तो बड़ा लंबा हो जाएगा और ये कम से कम पौन घंटा चाहिए इसके लिए। तो ना हमारे अंदर ताकत है और आप में तो है क्योंकि आप बैठे हुए हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि इसकी स्लाइडें चला दी जाए, आप इसको देख लीजिए और मैं इस सिलसिले में इसे आप देख लीजिए, फिर मैं मुख्तसर सी चंद गुजारिशात करूँगा तरीक़ेकार पे कि हमें करना क्या है, बस ठीक है ना। इसे देख लीजिए, बढ़ाते रहिए आहिस्ता आहिस्ता, मैं बोलता भी रहूँ। हमारे मुल्क में अभी तक बाज़ाब्ता इस तरह का निज़ाम नहीं था कि इस तरह के वाक़यात को जमा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने इस सिलसिले में एक शोबा कायम किया और दुनिया के बहुत से अहम लोगों को, जो काम करने वाले अफराद हैं, उन्हें इससे जोड़ करके काम का एक तरीक़ा निकाला गया कि मज़हब के नाम पे मॉब लिंचिंग वगैरह के जो वाक़यात आते हैं ना, उस सिलसिले में हमें किस तरह से उनकी मदद करनी है और वाक़यात को जमा करके उसकी तस्दीक करके मरकज़ को भेजना है। बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर, वो ना हल कर पाते हैं ना अधिकारियों तक पहुंच पाते हैं। तो इस सिलसिले में 3 तरीक़े हैं, एक तो कानूनी और एक हुकूमती और तीसरा जो है वो समाजी। कानूनी एतबार से हम लोग कितना लड़ सकते हैं वो देखना है, हुकूमती एतबार से हम लोग कितनी मदद कर सकते हैं वो देखना है। और जहाँ कहीं भी कोई वाक़या पेश आए तो उस सच्चे वाक़े को, चाहे जाए कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़बरें पहुँचें मरकज़ को, हम और आप मिल करके उसकी तहक़ीक़ करके सही ख़बर मरकज़ को भेज दें। तो सही ख़बर के आने से कई एक फ़ायदे हुए। मिसाल के तौर पे अभी दिल्ली में एक हंगामा हुआ, काफ़ी बड़ा हंगामा था और उस पर नारे भी बहुत लगे। हम लोगों ने जॉइंट कमिश्नर से मुलाकात की, मैं गया था, हमारे सब साथी थे, और डीसीपी को उन्होंने वहीं बुला लिया। बहरहाल वो गुफ्तगू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सही बात थी और क्राइम से उसकी तस्दीक हो चुकी थी, वो नारा था ना, मुल्ले काटे जाएंगे, वो याद आ रहा होगा, देखिए कहीं छिपा हुआ होगा, वो निकाल लीजिए।
दिमाग में कहीं छिपा हुआ होगा, निकालिए समझ में आ जाएगा। तो वो उस पर कार्रवाई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारियाँ हुई, ज़मानत उनकी रद्द हो गई। एक मैंने आपको मिसाल दी, और बहुत सारे वाक़यात हैं। आसाम में एक वाक़या पेश आया, मैं गया वहाँ आसाम में हमारे जमीयतुल उलमा आसाम के सेक्रेटरी साहब भी किसी वजह से गिरफ़्तार कर लिए गए थे। तो आप हज़रात माशाअल्लाह यहाँ 90-95% जवान लोग हैं और आप ही समाज को संभाल रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सी ख़बरें आने से अगर आपने बिना तहक़ीक़ के उनको बढ़ा दिया तो वो आपके लिए तकलीफ़ का सबब बन जाएंगे, दुश्वारी हो जाएगी, कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यही ड्रंग डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला। यहाँ जो बर्बरियत हुई थी उस सिलसिले में हमने डीएम से, डीएसपी से और फिर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। बहरहाल वो हालात तो संगीन थे ही। उसी वक्त हमारे सूबे के सेक्रेटरी साहब भी एक गिरफ़्तार कर लिए गए थे। कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें पोस्ट कर दी थी जो नहीं करना चाहिए था, तो नतीजा निकला कि उनकी गिरफ़्तारी हो गई। लेकिन उसी मीटिंग में मुलाकात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ़ैसला भी हो गया। तो हमें अपने लोगों तक सही खबर पहुंचाने के लिए भी समझाना है और सही चीज़ों को भेजने के लिए भी समझाना है। दूसरों की तैयार की हुई न मालूम कहाँ से चली है, कैसी है, हम खुद उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो उसे समझना है। और कहीं अगर मुल्क में, आपके इलाके में इस तरह के वाक़यात, बल्कि हेड क्राइम में भी आता है कि आपको किसी ने तौहीन आमेज़ जुमले आप पे कैसे कि हट मुल्ला, ये ख़ुद क्राइम में आता है। अगर किसी ने सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने की हैसियत से, या जो भी मज़हब के लोग हैं, कि हट यहाँ से, या कोई और तरीक़ा इख्तियार किया, तो उसकी अगर सही तहक़ीक़ हो जाए और सही तरह से केस जमा हो जाए तो उस पर वो क्राइम में शामिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना जमीयतुल उलमा हिंद के मुल्क में मुख्तलिफ़ अभी 5 सूबे लिए गए हैं इस सिलसिले में काम करने के लिए। उन 5 सूबों में जो काम हो रहा है उसके रिकॉर्ड जमा होने लगे हैं। आज हम लोग यहाँ जमा हैं, हमारे मुख्तलिफ़ सूबों के ज़िम्मेदार हज़रात आए हैं। जहाँ कहीं भी कोई वाक़या हो तो आप तहरीरी तौर पे अपने लेटर पैड पे, जमीयत उलमा हिंद के लेटर पैड पे सही वाक़े को आप लिख कर के हमारे पास भेज दीजिए दिल्ली। अब आपने भेज दिया तो आगे की कार्रवाई वो मरकज़ का काम है, उस पर कितनी कोशिशें, कहाँ तक वो उस मामले में काम कर सकते हैं और मकामी सतह पे आप कितना काम कर सकते हैं, वो हिदायत आपको दी जाएगी। कासगंज में वाक़या पेश आया, वो एक जवान बच्चा पानी की टोटी में जिसको उन्होंने ख़ुदकुशी दिखलाया। मैं गया वहाँ, हमारे सब साथी भी गए। इस डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर अजहर साहब काम कर रहे हैं वो, हम सब लोग गए। हमने वहाँ डीसीपी से, डीएम से मुलाकात के बाद बहुत सवाल जवाब हुआ। उन्होंने समझौता कर लिया था कि मेरे बेटे ने ख़ुदकुशी की है, बाप ने समझौता कर लिया था कि मेरे बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली है और एक रकम इतनी मिल भी चुकी थी, इस पर समझौता हो गया था। हम लोग सुबह पहुँचे, हमने कहा नहीं जाना चाहिए। बहरहाल हम लोग गए और जाकर के उनके साथ 2-3 घंटा वक्त लगाया तो उनका कुछ उनमें तब्दीली आई, और तब्दीली इस तरह की आई। फिर हम डीसीपी साहब के पास गए, हमने कहा कि क्या यह मुमकिन है जो सवाल जवाब चलता रहा। उसी तरह से हमने भी गुफ्तगू की। फिर डीएम साहब के पास है, हमने दोनों से पूछा आपने देखा उस जगह को? तो उस एतबार से आपको तैयार होकर के पढ़े लिखे लोग, वकला, आप जो हिंदी और कुछ इंग्लिश वगैरह मकामी ज़बान को जानने वाले लोगों का इस मामले में अधिकारियों के पास पहुंचने के लिए बहुत बड़ा अमल दखल होगा। बात को सही तरह से, हम लोग उर्दू में बहुत अच्छी बात करते हैं लेकिन सामने वाला समझता है पता नहीं उर्दू में मारने की बात कर रहे हैं, गाली देने की बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर उस ज़बान को जो समझ रहे हैं उस ज़बान में आप बात करेंगे तो केस को आसानी के साथ समझ लिया जाएगा और समझ भी लेंगे। मकामी लोगों की नुमाइंदगी उसमें भी बहुत ज़रूरी है। चुनांचे उनसे हमने जो चंद सवाल थे कि आपने देखा, उनके पास कुछ नहीं था। फिर हम लोग लौट के आए घर वालों के पास, शाम तक वक्त लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने हमें लिख के दिया कि हमसे इन्होंने ये कासगंज का हमसे इन्होंने लिखवा लिया। 21 नवंबर का किस्सा है अल्ताफ़ का, कि हमसे इन्होंने सादे कागज़ पे दस्तखत करवाया, मैं नहीं जानता हूँ क्या था वो। जब ये उन्होंने लिख के हमें दे दिया तो अब वो लोग जो बीच में थे
उन्होंने कोशिश शुरू की कि अच्छा उसे वापस कर दो, और अगर समझौता नहीं किया तो फिर लिया क्यों है। बहरहाल वो भी एक लंबा किस्सा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हाई कोर्ट ने दोबारा से जांच का आदेश दिया, दोबारा से। अब वो सही गलत मैं नहीं कह सकता कि उसको शरई एतबार से कैसा हुआ है, पर डेड बॉडी निकाल करके दोबारा एम्स में ला करके उसका पोस्टमार्टम हुआ 3 महीने के बाद।